साथियों जोहार। आदिवासी हुंकार में आपका स्वागत है। आज फिर से हम उड़ीसा के मसले पर बात करेंगे। भाजपा ने एक आदिवासी मोहन चरण मांझी जो संताल समाज से आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहन चरण मांझी जी को आदिवासी मुख्यमंत्री कहना चाहिए या उन्हें संघीय मुख्यमंत्री कहना चाहिए। मैंने कल ही कहा था कि मोहन चरण मांझी जी एक संघीय मुख्यमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो निर्णय आया है उससे भी स्पष्ट हो गया कि वो कहीं से भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं लगते हैं। उन्होंने अपने कैबिनेट की पहली बैठक में 4 बड़े निर्णय लिए। उन निर्णयों में पहला निर्णय है जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों दरवाजों को खोलना। पहले जो है 3 दरवाजे बंद थे, एक खुला था। अब चारों दरवाजों को खोला जाएगा और उसी काम से मोहन चरण मांझी जी अपने कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। उनका दूसरा बड़ा निर्णय है, वह भी जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित है। उड़ीसा सरकार जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए एक कॉर्पस फंड बनाएगी जिसमें सरकार 500 करोड़ रुपया देगी। उनका तीसरा निर्णय है उड़ीसा के किसानों को एमएसपी के तर्ज पर मदद पहुंचाना। और चौथा निर्णय है उड़ीसा के महिलाओं को 50,000 रुपया राशि उपलब्ध कराना। यह एक तरह का सहयोग राशि है। हालांकि यह राशि किसको मिलेगा, क्या बीपीएल वालों को मिलेगा या उड़ीसा की सभी महिलाओं को मिलेगा, इतना बहुत क्लियर नहीं है। शायद कैबिनेट का मिनट्स देखना होगा उसके लिए। लेकिन ये चारों निर्णय में कहीं से भी आदिवासी नहीं दिखते हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं जब किसानों के लिए कुछ काम होगा तो आदिवासियों को भी फायदा मिलेगा, जब महिलाओं को पैसा मिलेगा तो आदिवासी महिलाओं को भी मिलेगा। निश्चित रूप से कुछ फायदा जरूर होगा, लेकिन मोहन चरण मांझी के द्वारा लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि उनका समर्पण आरएसएस के प्रति है, सनातन हिंदू समाज के प्रति है और भाजपा के प्रति है। उनका समर्पण यदि संताल समाज या संपूर्ण आदिवासी समाज के प्रति रहता तो उनके द्वारा लिए गए 4 बड़े निर्णयों में कम से कम एक निर्णय आदिवासी समाज के लिए होता। यदि उनके अंदर आदिवासियत जिंदा होता तो वो संताल समाज और खासकर उड़ीसा में 62 प्रकार के अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं, उनके धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कोई एक विशेष पैकेज लेकर आते। और इसके अलावा चूँकि उड़ीसा के आदिवासी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं तो उनकी आर्थिक उन्नति के लिए 500 करोड़ या 1000 करोड़ का कोई एक विशेष पैकेज लेकर आते। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। इससे स्पष्ट दिखता है कि उनके अंदर आदिवासियत जिंदा नहीं है और उनको आदिवासी मुख्यमंत्री कहना आदिवासी समाज के साथ अन्याय है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ संघीय मुख्यमंत्री ही कहा जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि संघ परिवार अपने सामाजिक इकाइयों एवं राजनीतिक इकाई भाजपा के द्वारा कोई भी आदिवासी को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बड़ा पद देता है या राष्ट्रपति बनाता है, केंद्रीय मंत्री बनाता है या कोई भी और बड़ा पद देता है या राज्य के स्तर पर पार्टी में अध्यक्ष बनाता है या गवर्नर, मुख्यमंत्री या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा या संघ परिवार उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जो उनसे जुड़े हैं, उनके स्कूल से निकल के आते हैं, उनके प्रति उनका 100% कमिटमेंट है।
कुछ अपवाद शायद आपके का दिखाई देगा, जैसे अर्जुन मुंडा जो जेएमएम के थे लेकिन उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, यह एक अपवाद था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासियों को कोई भी व्यक्ति के बड़े पद पर जाने से गर्व करने की जरूरत नहीं है। आप तभी उन व्यक्तियों पर गर्व कीजिए जब उनके विचार, उनके निर्णय और उनके कार्यों में आदिवासी दिखाई देगा, आदिवासी समाज के प्रति उनका समर्पण दिखाई देगा। वरना इन संघर्षों पर गर्व करके कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ अपने समाज का नुकसान करेंगे। देश में ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का बहुत बड़ा गठजोड़ है। भाजपा ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा रही है और भाजपा से जुड़े बड़े बड़े पूंजीपति उनके साथ जुड़े हैं और यही गठजोड़ आदिवासियों को खत्म करना चाहता है। पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन, उनका इलाका और वहाँ का सारा खनिज संपदा चाहिए, और भाजपा आदिवासियों की आदिवासी पहचान और आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करना चाहती है। आदिवासियों के मूल पहचान आदिवासी और धार्मिक पहचान सरना को नष्ट करते हुए आदिवासियों का अस्तित्व को ही नेस्तनाबूद करना चाहती है। इसीलिए आदिवासियों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया जाता है ताकि बाकी आदिवासी उनको देखेंगे, सोचेंगे कि आदिवासियों को भाजपा ने बहुत बड़ा पद दिया और भाजपा को वोट देंगे, और वोट लेने के बाद आदिवासियों का इलाका में पूंजीपतियों को लाएंगे, उनका सारा जल जंगल जमीन सौंपेंगे और आदिवासियों को कहेंगे तुम वनवासी हो, तुम सनातन हिंदू हो, और हमारा समाज का बेड़ा गर्क करेंगे। इसीलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप देखिए, चिंतन कीजिए, सोचिए, विचारिए, हम आदिवासी समाज में कैसे बौद्धिक क्रांति लाएंगे, क्योंकि बौद्धिक क्रांति से ही आदिवासी समाज बचेगा। हमारे पूर्वज तीर धनुष के बदौलत हम आदिवासियों की पहचान, भाषा, संस्कृति, जमीन, इलाका और पूरा प्राकृतिक संसाधनों को हमारे लिए बचाया। आज हम तीर धनुष या बंदूक से नहीं लड़ सकते हैं। आज हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आदिवासी पहचान को बचाने के लिए, आदिवासियों की मूल पहचान आदिवासी, धार्मिक पहचान सरना और आदिवासियों की जल जंगल जमीन, हमारा संवैधानिक अधिकार, हमारा कानूनी अधिकार और हमारे पारंपरिक अधिकारों को बचाने के लिए हमें पेन और पेपर और बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए बौद्धिक आंदोलन बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक आंदोलन का हिस्सा बनिए और अपने समाज को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।